सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ने जा रहे हैं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं द्विवेदी युग से। उसका पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग है उसका नामकरण किसके आधार पर किया गया? यानी इनमें से चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन से कवि है, कौन से आचार्य है जिनके नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनके नाम से हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग है उसका प्रारंभ माना जाता है। दूसरा प्रश्न, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। चार ऑप्शन दिए हुए, उनमें से द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो ये है 3 नंबर ऑप्शन, मुकुटधर पांडे। तीसरा प्रश्न, उद्धव शतक जो रचना है उसके लेखक बताना है, कौन है? उद्धव शतक के लेखक है 1 नंबर ऑप्शन, जगन्नाथ रत्नाकर। उद्धव शतक जो लिखा गया है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया है। चौथा प्रश्न, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? और ये उक्ति है, ये लिखी गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा। पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि है वो द्विवेदी युग का नहीं है? द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, उनमें से एक कवि है वो द्विवेदी युग का नहीं है। तो इसमें नहीं है वो ऑप्शन बताना है। तो कौन सा नहीं है? वो है सोहनलाल द्विवेदी जी, द्विवेदी युग के नहीं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है, रामनरेश त्रिपाठी है और मैथिलीशरण गुप्त है। तो नहीं है वो है सोहनलाल द्विवेदी जी। छठा प्रश्न, इतिवर्तात्मकता किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? जो इतिवर्तात्मकता है वो द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये आप अच्छी तरह से नोट करेंगे कि द्विवेदी युग है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो इतिवर्तात्मकता है। और भी ध्यान रखेंगे कि द्विवेदी युग है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता या प्रवृत्तियों में क्या कि इसमें प्रबंध काव्य भी लिखा गया, खंड काव्य भी लिखा गया और मुक्तक काव्य भी लिखा गया। तो ये तीनों जो काव्य है यानी काव्य की शैलियाँ हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और खंड काव्य, इन तीनों प्रकार का लेखन है वो द्विवेदी युग में हुआ। ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है। और एक है इतिवर्तात्मकता। इतिवर्तात्मकता ये भी द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, ये उक्ति है, ये उक्ति किसके द्वारा रचित है ये पूछा गया है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, तो ये उक्ति है मैथिलीशरण गुप्त की। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान माना गया है? चिरगांव, तो ये है मैथिलीशरण गुप्त। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें इधर रचना का नाम लिखा हुआ है और इधर रचनाकार का नाम है। तो इसमें बताना है प्रिय प्रवास किसका लिखा हुआ है? तो वो है हरियोध की रचना। रंग में भंग ये है मैथिलीशरण गुप्त की रचना। मृत्युंजय जो है वो है राय देवी प्रसाद पूर्ण। और उसके बाद एक पथिक है वो रामनरेश त्रिपाठी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित जो जयद्रथ वध है वो क्या है? ये कौन सी श्रेणी का काव्य है? महाकाव्य है या खंड काव्य है या प्रबंध काव्य? तो जयद्रथ वध है वो खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली के या खड़ी बोली में प्रथम जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसके रचयिता का नाम पूछा है, ये किसने लिखा है? तो ये लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा लिखा गया है प्रिय प्रवास 1914 में। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको याद ही रखनी है।
उसके बाद में बात करते हैं हरियोद यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय, उसके द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? इनमें से काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो वह है चोखे चोपदे। किसान जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो किसान रचना है उसके रचनाकार है मैथिलीशरण गुप्त। जगत सच्चाई सार कविता है उसके रचयिता का नाम पूछा है, तो जगत सच्चाई सार ये है श्रीधर पाठक की रचना। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में वैसा ही चित्रण मिलता है जैसा भक्ति काल में सूरदास के द्वारा सुंदर चित्रण मिलता है। तो ये आधुनिक काल में मिलता है मैथिलीशरण गुप्त द्वारा। यानी भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया है, वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि में यह सुंदर चित्रण किया है? तो वो है मैथिलीशरण गुप्त द्वारा। 16वां प्रश्न, द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधित्व कवि कौन है? द्विवेदी युग के, तो ये है मैथिलीशरण गुप्त। भारत भारती जो रचना है इसकी मूल भावना या मूल भावना की रूपरेखा क्या है, यानी किस भावना के आधार पर ये लिखा गया है? तो भारत भारती आपने पढ़ा होगा, तो वह है राष्ट्रीय भावना पर आधारित। 2 नंबर ऑप्शन राष्ट्रीय भावना पर आधारित है। रत्नाकर द्वारा कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है गंगावतरण, वो किस छंद में लिखा गया है? तो वो है रोला छंद में। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास बिल्कुल है, भारत भारती ये भी है, पथिक ये भी है, तो कौन सा नहीं है? रसज्ञ रंजन ये जो रचना है वो काव्य ग्रंथ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, वो नहीं है। सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है, द्विवेदी युग है उसका समय माना जाता है, वो है सन 1900 से कहीं 1920 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन है 1 नंबर 1900 से 1918। तो पहला जो ऑप्शन है वो इसका सही माना जाएगा। कई जगह 1900 से 1920 माना गया है, कई जगह 1900 से 1918, तो दोनों ऑप्शन आए तो थोड़ा ध्यान रखें। अब इसमें ऑप्शन ही एक है, तो हम कौन सा करेंगे? 1900 से 1918, और वो ही सही है। द्विवेदी युग को जागरण सुधारण काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण सुधारण काल, और ये कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। 22वां क्वेश्चन, आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन सा है? वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, पहला ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन, द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई है? कविता कामिनी कांत ये उपाधि किस कवि को दी गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर है, उन्हीं को ये उपाधि दी गई है। कौन सी? कविता कामिनी कांत। 24वां प्रश्न, श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया है? श्रीधर पाठक है, उसने गोल्डस्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हर्मिट, गोल्डस्मिथ की रचना है हर्मिट, उसका अनुवाद किया है उन्होंने, और उसका अनुवाद भी उन्होंने एकांतवासी योगी नाम से किया है। एकांतवासी योगी इस नाम से उन्होंने किया है। दूसरा है द ट्रेवल्स,
ये भी गोल्डस्मिथ की रचना है और उन्होंने इस पे भी श्रांत पथिक नाम से इसका अनुवाद किया है, श्रांत पथिक नाम से। तीसरी रचना है डेजर्ट विलेज, ये भी गोल्डस्मिथ की रचना है जिसका अनुवाद उन्होंने उजड़ ग्राम नाम से किया है, उजड़ ग्राम। तो ये तीनों रचनाएं हैं, श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की तीनों रचनाओं का अनुवाद किया है। ये तीनों रचनाएं अंग्रेजी में थी, उसका हिंदी में रूपांतरण किया है। तो सभी इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा कि किस कृति का अनुवाद किया है। तो ये तीनों कृतियां हैं, उन सभी का उन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है, तो उपयुक्त सभी। उसके बाद में पथिक किसकी रचना है? पथिक है वो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। और राम नरेश त्रिपाठी है, उनकी रचनाओं को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक है, मिप मास, बस इतना याद करना है। इनकी 4 रचनाएं हैं और चारों की चारों आपको याद हो जाएगी। मिप, मी से मिलन, पै से पथिक, मैं से मानसी और से एक लास्ट रही है, से स्वप्न। तो ये इनकी 4 रचनाएं हैं। मिप मास आपको याद रखना है, मी से मिलन, फिर पथिक, फिर माँ से मानसी, से स्वप्न। और इसी क्रम में लिखी हुई है। मिलन है वो 1917, पथिक है वो 1920 और मानसी है वो 1927। यानी मिलन है वो 17 में, ये 20 में और ये 27 में और ये 29 में। तो क्रम भी आपको याद हो जाएगा कि इसी क्रम में लिखी गई है। मिप मास, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। ये रचनाएं हैं वो किसकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी की। उसके बाद में अनुराग रतन जो रचना है वो किसकी है? अनुराग रतन, और ये रचना है नाथूराम शर्मा शंकर की। 27वां क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना गया है? इनमें से कौन सी रचना है जिसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम काव्य रचना मानी है? तो ये है एकांतवासी योगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना मानी है एकांतवासी योगी की। जो रचना है उसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? यानी प्रिय प्रवास जो रचना है 1914 में रचित है, उसके लिए उन्हें कौन सा जो पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ? तो वो कौन सा पुरस्कार है? वो है मंगला प्रसाद पारितोषिक, यानी मंगला प्रसाद पुरस्कार है वो उन्हें मिला। कौन सी रचना के लिए? प्रिय प्रवास की। और किसकी रचना है प्रिय प्रवास? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। द्विवेदी युगिन कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा की श्रेष्ठ काव्य रचना के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? यानी द्विवेदी युग में कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो ब्रज भाषा की श्रेष्ठ काव्य रचना के स्मारक के रूप में अभी भी याद किया जाता है उसे? और वो है उद्धव शतक। और उद्धव शतक रचना है वो किसकी है? जो आपने पहले पढ़ा था, तीसरा प्रश्न, उद्धव शतक। उद्धव शतक यहाँ से आपने याद किया था वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और इसे ही उद्धव शतक को ही आपने पढ़ा द्विवेदी युग में कौन सा ग्रंथ है ब्रज भाषा की दृष्टि से, यानी ब्रज भाषा में लिखा गया श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में उसे याद किया जाता है, वह है उद्धव शतक। और उद्धव शतक जो रचना है वो किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। हम विष पाई जन्म के, ये जो कृति है ये किसकी है? हम विष पाई जन्म की। और ये जो कृति है ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि कौन सा है? इनमें से प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि है वो है श्रीधर पाठक, 1 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? और ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशपरक होना चाहिए, यानी कविता है उसका विषय कैसा होना चाहिए? मनोरंजन एवं उपदेशपरक होना चाहिए। कविता के विषय में यह उपयुक्त कथन इनमें से किसका है? तो ये कथन है वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे मातृभूमि तू सत्य ही शैगुण मूर्ति सर्वेश की, ये पंक्ति किस रचना की है? तो इनमें से 4 रचनाएं दी हुई है, इनमें से किसकी ये कृति है, यानी किसकी पंक्ति ये है? जो नीचे रचनाएं दी है इनमें से एक जो रचना है इसमें से ये पंक्ति उठाई गई है, हे मातृभूमि तू सत्य ही शैगुण मूर्ति सर्वेश की। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? तो ये है भारत भारती की। एक रचना है गर्भ रंडार रहस्य, गर्भ रंडार रहस्य, यह कृति किस कवि की है? ये है ऑप्शन नंबर 1 नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर को हमने पढ़ा, इनको कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी। एक और है इन्हें भारतेंदु प्रज्ञेंदु, ये उपाधि भी इन्हें दी गई। इसके बाद में इन्हें साहित्य सुधाकर भी कहा जाता है, साहित्य सुधाकर। ये 3 उपाधियां हैं, ये आपको याद करनी है कि नाथूराम शर्मा शंकर है, इन्हें साहित्य में कविता कामिनी कांत भी कहा जाता है, इन्हें भारतेंदु प्रज्ञेंदु भी कहा जाता है, इन्हें साहित्य सुधाकर है। ये उपाधियां सभी है, ये सभी उपाधियां नाथूराम शर्मा शंकर को मिली है। और इनकी एक प्रमुख कृति है गर्भा रंडा रहस्य, ये कृति भी किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर की। गुणवत हेमंत जो रचना है ये किनकी है? गुणवत हेमंत रचना है वो किनकी है? तो ये है श्रीधर पाठक की। 3 नंबर ऑप्शन श्रीधर पाठक की। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? कविता कौमुदी जो रचना है तो इसके 8 भागों का संपादन राम नरेश त्रिपाठी ने किया। उसके बाद में 38वां क्वेश्चन, स्वदेशी कुंडल महत्वपूर्ण रचना है ये। स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ संकलित है, यह रचना किसकी है? यदि स्वदेशी कुंडल है ये किसके द्वारा रचित है ऐसा पूछा गया है, तो ये है राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनके द्वारा रचित रचना है जिसका नाम है स्वदेशी कुंडल। और इसमें देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ हैं वो संकलित है। कवि सम्मेलनों का बादशाह इनमें से किसे कहा जाता है? कवि सम्मेलनों का बादशाह, और ये कहा जाता है गया प्रसाद शुक्ल को। नेक्स्ट प्रश्न, भीमासुरवध ये काव्य ग्रंथ है, ये किसका है? भीमासुरवध, और ये है कामता प्रसाद गुरु का। पूजा फूल कानन कुसुम जो काव्य कृति है उसके रचनाकार कौन है? पूजा फूल कानन कुसुम, और ये रचना है ये है मुकुटधर पांडे की। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इस पंक्ति के रचनाकार का नाम पूछा गया है, यानी पंक्ति कौन सी है? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछोर। और ये पंक्तियां हैं ये किनके द्वारा रचित है? तो ये है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित। राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख पंक्ति है ये, और उनकी एक पंक्ति और भी है, आपको याद होगा तो, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता,
यह अपमान अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। आपने बहुत बार पढ़ा होगा। कौन सा? पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सका, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सका। यानी पराधीन रहने के लिए इस तरह का जो पीड़ा है वो पशु ही सह सकता है। और ऐसा कहने वाले रामनरेश त्रिपाठी। और उन्हीं की एक और पंक्ति है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो, निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निचोर। ये पंक्तियां भी रामनरेश त्रिपाठी जी की है। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? अब ये पूछा है, यानी द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है या प्रवृत्ति है उसमें से नहीं पूछा है। तो कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? राष्ट्रीय भावना बिल्कुल है इसमें, नीति और आदर्श ये भी है, इतिवर्तात्मकता ये तो महत्वपूर्ण विशेषता है द्विवेदी युग की, और मार्क्सवादी चिंतन ये विशेषता इसकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही माना जाएगा। साकेत है उसका काव्य रूप क्या है? साकेत जो रचना है उसका काव्य रूप पूछा गया है कि साकेत रचना है उसका काव्य रूप क्या है? ऑप्शन हमारे सामने है, तो इसका उत्तर होना चाहिए महाकाव्य। आपने पढ़ा होगा साकेत जो रचना है वो एक महाकाव्य है। इसका रचना काल माना जाता है 1931 ईस्वी माना जाता है। और साकेत है उसका जो भाग है, या यूं कहे कि कुल सर्ग है उसमें 12 सर्ग है, और उसका जो रचना काल है वो 1916 से शुरुआत की और उन्होंने लिखा 1931 में। तो उन्हें रचना करने में 15 वर्ष लग गए। एक ऐसी रचना है जिसको 15 साल लगे हैं, तो वो है साकेत। और जो साकेत रचना है वो है मैथिलीषण गुप्त की, और इसका रचना काल है 1931। तो ये फैक्ट है, आपको याद करना है। महत्वपूर्ण कृति है इनकी मैथिलीषण गुप्त की। और गुप्त का साकेत जो लिखा हुआ है वो उसको लिखने में 15 साल लग गए थे। उसके बाद में बात करते हैं, ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि को दी गई या किस कवि की थी? ब्रज कोकिल। तो ब्रज कोकिल नाम से सत्यनारायण कवि रत्न को माना जाता है। सत्यनारायण कवि रत्न जिन्हें ब्रज कोकिल की उपाधि दी गई। मैथिलीषण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में छपी थी जब प्रकाशित हुई थी? जो हेमंत पत्रिका है। और ये खड़ी बोली में लिखी गई कविता है, और ये कविता सरस्वती पत्रिका है उसमें छपी थी। उस समय जो ये कविता थी हेमंत, खड़ी बोली में उन्होंने लिखकर भेजी थी। किनको? गुप्त जी को, मैथिलीषण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। तो द्विवेदी जी ने इन्हें इसमें से, यानी इस जो हेमंत जो कविता है उसमें संशोधन करके, ये अच्छी नहीं लिखी हुई थी, उसमें संशोधन करके द्विवेदी जी ने उसमें बहुत सारा बदलाव किया था। उसके बाद में इसे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कर दिया। खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? खड़ी बोली का इनमें से कौन सा है खड़ी बोली का प्रबंध काव्य? तो वो है प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? द्विवेदी युग है उसकी प्रमुख काव्य भाषा है वो आपको बताना है, वो है खड़ी बोली। राष्ट्र के कवि की उपाधि किसे दी गई? इनमें से कौन सा कवि है जिसे राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है? वो है मैथिलीषण गुप्त। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ये देखिए प्रथम कवि पूछा है, वैसे खड़ी बोली के ये कवि, लेकिन इसमें खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है ये पूछा हुआ है। तो ये इसका उत्तर है वो होगा 3 नंबर ऑप्शन, अमीर खुसरो। इस तरह से हमने द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन किए, और इसी तरह हमारी जो टेस्ट श्रृंखला है हिंदी साहित्य की वो कंप्लीट करेंगे
और उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो है वो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।